हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी ऑर्टिक। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं MPS 002 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और इसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर और फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो ये कि हम इस वीडियो में करने वाले हैं पिछले 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि दिसंबर 2022 से लेकर जून 2025 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमने उनको डिवाइड कर दिया है यूनिट वाइज, और जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो बेसिकली आज हम पार्ट 1 करेंगे, यानी कि यूनिट 1 से लेकर 10 तक पिछले 6 साल में जो क्वेश्चंस आए हैं प्लस जो आ सकते हैं वो सब। पार्ट सेकंड में हम करेंगे यूनिट 11 से 21 और पार्ट थर्ड में हम करेंगे यूनिट 22 से 35। तो तीनों ही पार्ट देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना जो भी आपके कॉलेज के ग्रुप्स हैं या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द लिबरल एंड न्यू लिबरल अप्रोच टू स्टडी IR यानी इंटरनेशनल रिलेशंस। हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही आसान भाषा में इनको समझें। ठीक है, क्वेश्चन 1 में वो पूछ रहा है कि लिबरल और न्यू लिबरल अप्रोच क्या है टू स्टडी IR। देखो, अप्रोचेस बेसिकली कुछ ग्रुप्स की एक, आप मान लो कुछ ग्रुप्स का व्यू पॉइंट है, ठीक है, कि कैसे वो IR को देखते हैं और कैसे वो समझते हैं। ठीक है, तो ये जो लिबरल अप्रोच है यहाँ पे ये थोड़ी सी पीसफुल अप्रोच है, क्योंकि ये कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम इनके आइडिया को देखें तो ये बोलते हैं कंट्रीज कैन कोऑपरेट एंड वर्क टुगेदर टू अवॉइड वॉर, पीस इज पॉसिबल थ्रू रूल्स, डेमोक्रेसी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो लिबरल अप्रोच है, जो भी इसके फॉलोअर्स हैं या फिर जो भी लिबरल अप्रोच रखते हैं, उनका कहना है कि दुनिया भर में जो देश हैं वो कोऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, और वो एक साथ काम भी कर सकते हैं जिससे कि वो वॉर को अवॉइड करें, किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट या क्राइसिस को अवॉइड कर सकते हैं। ये कहते हैं कि पीस तभी पॉसिबल है जब रूल्स होंगे, डेमोक्रेसी होगी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, पुराने क्वेश्चंस आपको इजी लगते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं लिंक है। अब बात करते हैं उसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में। तो जो लिबरल अप्रोच है इसमें ये बोलते हैं कॉपरेशन इज पॉसिबल, यानी कि कंट्रीज को जरूरत नहीं है कि वो हमेशा लड़ते ही रहें, दे कैन वर्क टुगेदर, वो एक साथ काम भी कर सकते हैं। रोल ऑफ डेमोक्रेसी, ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो वॉर में कम जाती हैं, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं ना वहाँ पे एक तो एक्सपेंशन का इतना कुछ नहीं होता है कि उनको अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करनी है। ठीक है, उसके अलावा वो अपनी कंट्रीज के अंदर ही इतने ज़्यादा डेवलपमेंट या ग्रोथ के ऊपर लगे रहते हैं, या फिर क्योंकि ऑब्वियस ये बात है कि डेमोक्रेसी हमने पढ़ा था कि लोगों के द्वारा बनाई हुई सरकार। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं ना वो वॉर को अवॉइड करती हैं, ठीक है, कम जाती हैं वॉर में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जिससे कि कॉपरेशन बनी रहे, लोग कॉपरेट करें, कंट्रीज पीसफुल तरीके से आगे बढ़े। और वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या दिया इन्होंने, UN, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जिससे कि पीस मेंटेन रहे ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स एंड मोरालिटी मैटर, ये कह रहे हैं कंट्रीज शुड रेस्पेक्ट लॉज, राइट्स एंड जस्टिस, यानी कि जो कंट्रीज हैं उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए लॉज को, राइट्स को एंड जस्टिस को। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, यानी कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज एनकरेज पीस, यानी कि जो कंट्रीज हैं उनको एक दूसरे के साथ ट्रेड करना चाहिए जिससे ना ही सिर्फ मतलब मान लो कि म्यूचुअल बेनिफिट होगा बल्कि पीस भी मेंटेन होगा। अब ट्रेड से पीस कैसे होगा, देखो जब दो देश आपस में ट्रेड करते हैं तो दोनों को उससे इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। तो अगर वहां पे ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन बनती भी है ना तो वो डायरेक्ट वॉर में नहीं कूद जाते, वो बात करते हैं, डायलॉग्स, मीटिंग्स, नेगोशिएशंस के थ्रू बात को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वॉर को अवॉइड करते हैं। ठीक है, फेमस थिंकर्स हैं जो इस अप्रोच को मानते हैं, जिन्होंने इस अप्रोच को सामने रखा है वो है इमैनुअल कैंट और वुड्रो विल्सन। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू लिबरल अप्रोच, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, ठीक है, या इनमें से कोई एक भी पूछ सकते हैं। अब है न्यू लिबरल अप्रोच, न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो ये क्या कह रहे हैं, इवन इन एन अनार्किक वर्ल्ड
कंट्रीज कैन कोऑपरेट थ्रू रूल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। यानी कि अभी हमने जो पढ़ा लिबरल अप्रोच, ये उसकी प्रोफॉर्म है, बट फर्क इतना है कि वो बात करते हैं डेमोक्रेसी की और ये बात करते हैं जो आपके इंस्टीट्यूशंस है ना उनकी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है ये एनार्किक है। ठीक है, ये जो एनार्किक वर्ल्ड है यहाँ पर भी कंट्रीज कोऑपरेट कर सकती हैं, किसके थ्रू? रूल्स, इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल इंटरेस्ट के थ्रू। ठीक है, ये बोलते हैं एनार्की एग्जिस्ट। ये कहते हैं कि वर्ल्ड में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है बट स्टिल कोऑपरेशन पॉसिबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है यहाँ पे कि पूरी दुनिया की कोई एक ऐसी सरकार जिसकी बात हर एक देश माने, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, या रिच कंट्रीज हो, पुअर कंट्रीज हो, या डेवलप्ड, अंडर डेवलप हो, ये डेवलपिंग कंट्रीज है, कोई भी हो, एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी बात पूरी दुनिया माने। ऐसी तो कोई गवर्नमेंट नहीं है जिसकी बात पूरी दुनिया माने। ठीक है, तो ये कह रहे हैं उसके बाद भी लेकिन कॉपरेशन पॉसिबल है। ये कह रहे हैं इंस्टीट्यूशंस मैटर, यानी कि अगर UN, WTO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस अपना काम ढंग से करेंगी, है ना, तो फिर जो कंट्रीज हैं वो एक साथ पीसफुली रह सकती हैं और ग्रो कर सकती हैं। नेक्स्ट है म्यूचुअल बेनिफिट। ये कह रहे हैं कंट्रीज एक साथ काम कर सकती हैं स्पेशली जब उनको इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा। अभी मैंने बताया कि जब दो देश आपस में ट्रेड करते हैं तो वो सीधा वॉर में नहीं जाते, वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को नेगोशिएशंस के थ्रू, डायलॉग मीटिंग्स के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है ट्रस्ट थ्रू रिपीटेड इंट्रैक्शन। कॉन्टिन्यूअस इंट्रैक्शन रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। ये कह रहे हैं कि जब जो देश है वो आपस में मिलते रहते हैं ना जल्दी जल्दी ट्रेड की वजह से, या डायलॉग्स मीटिंग्स, या कोई सबमिट या कुछ भी, तो फिर वहां पे ना देखो एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो उससे ना कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका एक दोस्त है जो आपको रोज मिलता है, तो आप दोनों का जो बॉन्ड होगा वो अच्छा होगा, दोनों में काफी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, काफी ना ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, तो आप दोनों की आसानी से कोई लड़ाई नहीं करवा पाएगा, है ना ही आप लोग करोगे, कोशिश करोगे बातचीत से चीजों को सॉर्ट आउट कर लो। बट एक ऐसा दोस्त जिसको आप बहुत कम मिले हो या कभी कभी मिलते हो, तो बहुत इजीली कोई भी आप दोनों के बीच में लड़ाई करवा देगा कि अच्छा उसने ये बोला था, अच्छा उसने ये बोला था, या वो मेरे खिलाफ ये प्लानिंग कर रहा है, या फिर ये, है ना। तो फिर ये कह रहे हैं जब कॉन्टिन्यूअस इंट्रैक्शन होता है तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कंट्रीज को एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट है फोकस ऑन रूल्स एंड नॉर्म्स, यानी कि लॉज एंड एग्रीमेंट्स गाइड कंट्रीज बिहेवियर। जो लॉ और एग्रीमेंट है वो कंट्री के बिहेवियर को गाइड करते हैं। अब फेमस थिंकर कौन है इसके? एक है रॉबर्ट, एक है जोसेफ। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द रियलिस्ट एंड नियो रियलिस्ट अप्रोच टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस। देखो अभी हमने लिबरल अप्रोच पढ़ी ना, उसमें वो पीस की, कोऑपरेशन की और म्यूचुअल इंटरेस्ट बेनिफिट की बात कर रहे हैं। जो ये रियलिस्ट अप्रोच है ना, जिसे क्लासिकल रियलिज्म भी कहते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। इनका सारा ध्यान होता है ज्यादा से ज्यादा पावर गेन करने में, पावर मैक्सिमाइज करने में, और स्ट्रेंथ में, मिलिट्री में, इकोनॉमी में, मनी में, इन सब में। ये बोलते हैं कि दुनिया एक कॉम्पिटिशन है, हर कंट्री कॉम्पिटिशन में लगी हुई है खुद को बेहतर बनाने की। ठीक है, चलो, तो क्लासिकल रियलिज्म या फिर रियलिस्ट अप्रोच का आइडिया क्या है? कंट्रीज एक्ट मेनली टू प्रोटेक्ट देयर ओन पावर एंड सर्वाइव, द वर्ल्ड इज सीन एज डेंजरस एंड फुल ऑफ कंपटीशन। यहाँ कोऑपरेशन की कोई बात नहीं है, यहाँ कंपटीशन की बात है। ये कह रहे हैं कि भाई ये जो दुनिया है ना, ये अपनी पावर और सर्वाइव, मतलब कि ये कह रहे हैं कि दुनिया मेनली एक्ट करती है अपनी पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, ये जो वर्ल्ड है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और कंपटीशन से भरा हुआ है। अब यहाँ पे कौन से डेंजर है, कंपटीशन की बात हो रही है। देखो ये बोलते हैं कि जो एक स्टेट है वो ह्यूमन नेचर से मिलके बना, मतलब देखो जो एक स्टेट है वो ह्यूमन से मिलके बना है, राइट। जो ह्यूमंस होते हैं उनका सेल्फिश नेचर होता है, और इसीलिए जो स्टेट है वो भी ऑटोमेटिकली क्या है, सेल्फिश है। इसलिए हर स्टेट सेल्फिश है और वो अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है, और हर कोई एक रेस में लगा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट है पावर इज सेंट्रल। ये कहते हैं द मेन गोल ऑफ अ कंट्री इज टू गेन एंड प्रोटेक्ट पावर। एक कंट्री का मेन गोल होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा पावर को गेन करना और प्रोटेक्ट करना, बचा के रखना, अपनी पावर को मैक्सिमाइज करते रहना। नेक्स्ट है सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि ये कहते हैं कंट्रीज एक्ट इन देयर ओन इंटरेस्ट नॉट बेस्ड ऑन मॉरल्स एंड लॉज। ये कह रहे हैं जो कंट्रीज हैं वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करती हैं। ठीक है, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक्ट करती हैं, कोई भी मॉरल या फिर लॉज के बेस पे नहीं चलता है। ये लोगों का नजरिया है इस दुनिया को देखने का। ठीक है, नेक्स्ट है
कॉन्फ्लिक्ट इज नॉर्मल, ये कह रहे हैं वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर नेचुरल बिकॉज कंट्रीज कम्पीट। अभी कह रहे हैं वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत नेचुरल हैं क्योंकि हर कंट्री कम्पीट कर रही है, और जब आप एक कॉम्पिटिशन में होते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए और बड़ा बनाने के लिए कुछ भी करते हो। तो ये कह रहे हैं वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो नेचुरल है क्योंकि हर कोई एक कॉम्पिटिशन में कंट्रीज कम्पीट कर रही हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन नेचर। तो जो मैंने आपको बोला था, ये कह रहे हैं कि क्लासिकल रियलिस्ट बिलीव humans are naturally selfish and power hungry and this reflects in countries। ये कह रहे हैं कि जो humans हैं वो naturally selfish होते हैं, power hungry होते हैं, power के भूखे होते हैं, और यही फिर जो कंट्री है उनके अंदर हमें देखने को मिलता है क्योंकि जो कंट्री है ये सेल्फिश लोगों से मिलकर बनी है, तो ये भी सेल्फिश है और अपने आप को ऊपर ले जाना चाहती हैं। दैट्स ऑल। और नेक्स्ट है एनार्की। ये कहते हैं देयर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट। लिबरल में वो बात कर रहे थे कि वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए जिससे कि कॉपरेशन रहे। न्यू लिबरल में हमने देखा वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है फिर भी कॉपरेशन पॉसिबल है। रियलिस्ट कहते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है इसीलिए जो कंट्रीज हैं वो कंपटीशन में हैं क्योंकि हर किसी को अपनी सिक्योरिटी खुद ही करनी है। तो जब आपको अपनी सिक्योरिटी खुद ही करनी है तो आपके पास ज्यादा पावर, ज्यादा मनी, ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा मिलिट्री होनी चाहिए। ठीक है, तो कंपटीशन नॉर्मल है। अब फेमस थिंकर जो इसको जिनका ये व्यू पॉइंट है फिर जो उसको सपोर्ट करते हैं वो है थुसिडाइड्स, निकोलो मैकियावेली एंड हेंस मॉर्गेंथो। ठीक है, नेक्स्ट है न्यो रियलिस्ट अप्रोच जिसे बोला जाता है स्ट्रक्चरल रियलिज्म। अब ये क्या आइडिया है, देखो बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। रियलिज्म वाले ये बोलते हैं, जो रियलिज्म अप्रोच है उसमें हम ये पढ़ते हैं कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है इसलिए कंट्री सेल्फिश है इसलिए कंपटीशन में है। ये कहते हैं कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश नहीं है, कंट्रीज कंपटीशन में है क्योंकि हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ही ऐसा है। ठीक है, याद रहेगा। अगर क्लासिकल रियलिज्म या रियलिज्म अप्रोच आएगी तो आपको ध्यान में रखना है कि वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है उसके कारण एक देश सेल्फिश है और कंपटीशन में है। न्यू रियलिस्ट अप्रोच वाले या फिर स्ट्रक्चरल रियलिज्म वाले कहते हैं कि ह्यूमन नेचर की कोई गलती नहीं है, वो सेल्फिश नहीं है, कोई कंट्री सेल्फिश नहीं है, हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ही ऐसा है, ये दुनिया ही ऐसी है कि हमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा। कौन से कंपटीशन में, खुद को मजबूत बनाने के और आगे ले जाने के कंपटीशन में। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी कहते हैं कंट्रीज बिहेवियर शेप्ड बाय मोर बाय स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम देन बाय ह्यूमन नेचर। जैसा कि फर्स्ट ये बोलते हैं एनार्की मैटर्स मोस्ट। ये कह रहे हैं द लैक ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट फोर्सेस कंट्रीज टू फोकस ऑन सिक्योरिटी। अगेन जो अभी हमने पढ़ा था रियलिस्ट में कि क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट की कमी है इसलिए जो कंट्रीज है वो फोकस करती है अपनी सिक्योरिटी के ऊपर। सेकेंड ये कहते हैं स्ट्रक्चर शेप्स बिहेवियर, यानी कि एक ह्यूमन नेचर नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो उसके बेस पे जो कंट्रीज है वो बिहेव करती हैं या एक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग कंट्रीज वो अनइक्वल है। ठीक है, एक तरफ कुछ पावरफुल नेशंस हैं, एक तरफ कुछ बहुत ही ऐसे एक तरफ पिछड़े हुए देश हैं या फिर जहाँ पे हमेशा से वॉर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है या पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट रहती है ना। तो कह रहे हैं क्योंकि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो रखा है कि हर कंट्री चाहती है कि वो आगे बढ़े और इसलिए वो कंपटीशन में है, छोटी बड़ी और पुअर रिच कोई भी कंट्री हो। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ओवर मोरालिटी, यानी कि जो कंट्रीज हैं वो प्रायोरिटाइज करती हैं अपने सर्वाइवल को ओवर डूइंग व्हाट इज राइट। यानी कि अगर कंट्रीज यही सोचती रहेंगी कि ये सही है ये गलत है तो फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी, तो इसीलिए वो अपने सर्वाइवल को प्रायोरिटाइज करती हैं और इसीलिए वो वॉर वगैरह का हिस्सा बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पावर बैलेंसिंग। ये कह रहे हैं कंट्रीज ट्राई टू बैलेंस पावर टू प्रिवेंट एनी वन कंट्री फ्रॉम डोमिनेटिंग। हर कंट्री कंपटीशन में इसलिए खुद को आगे इसलिए बढ़ा रही है जिससे कि वो पावर बैलेंस कर सके। यानी कि मान लो अगर जो कंट्रीज हैं वो अपनी पावर ना मैक्सिमाइज करें, ना वो अपने जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाएं, ना ही वो अपनी मिलिट्री बढ़ाएं, तो क्या होगा, जो भी कुछ बड़े देश है वो उनके ऊपर कब्जा कर लेंगे, है ना, और फिर क्या होगा, डोमिनेंस, राइट। तो ये कह रहे हैं इसलिए जो कंट्रीज हैं वो बस पावर बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं जिससे कि कोई भी उनको डोमिनेट ना कर सके उनके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है फोकस ऑन स्टेट्स, यानी कि जो न्यू रियलिस्ट है ये ह्यूमन नेचर नहीं इंटरनेशनल सिस्टम को जिम्मेदार ठहराते हैं कंट्री के कंपटीशन के लिए, राइट। और इसके फेमस थिंकर क्या है, केनेथ वॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द मार्क्सिस्ट अप्रोच टू स्टडी IR। देखो मैं हमेशा से बताती आई हूँ हर वीडियो में, क्योंकि हर
कोई भी टॉपिक हो, मार्क्सिस्ट की अप्रोच या मार्क्सिज्म सोशलिज्म आ जाता है। तो ये क्या है, बहुत आसान भाषा में समझाती हूँ, समझना बहुत कम आएगा। तो जो कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है, उनका कहना है कि जो कैपिटलिज्म है, जो पूंजीवाद है या फिर जो कैपिटलिस्ट स्टेट है, वहां पे क्या होता है कि वहां पे जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो क्या करते हैं, गरीब लोगों पे यानी पुअर के ऊपर जुल्म ढाते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, एक मान लो कंपनी है या फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री का जो मालिक है वो ऑब्वियस सी बात है रिच होगा, और वो जो मालिक है वो अपने प्रॉफिट के लिए अपने वर्कर्स या फिर आप कह दो अपने जो उसके लेबर्स हैं उनसे वो ओवर टाइम कराएगा, यानी कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स, प्रॉपर वेजेस भी नहीं देगा, हो सकता है अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज करे, और कुछ अच्छी वर्किंग कंडीशंस भी नहीं है। तो कुल मिला के जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक है, यानी कि अगर आपने जो सिस्टम है वो एक अमीर के हाथ में दे दिया, तो वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा और वो लेबर्स और वर्कर्स को हमेशा एक्सप्लॉइट करेगा। तो कार्ल मार्क्स चाहते हैं कि पूरी दुनिया के जो वर्कर्स और लेबर्स हैं वो आवाज उठाएं, आगे बढ़े, एक साथ हो और कैपिटलिज्म को उठाकर फेंक दें और सोशलिज्म लेके आए। अब ये दोनों क्या है, कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवाद, जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होती है, जहाँ पे रिच लोगों के हाथ में पावर होती है, बट सोशलिज्म का मतलब होता है पब्लिक ओनरशिप, जहाँ पे जो पावर होती है वो पब्लिक या फिर गवर्नमेंट के हाथ में होती है, जहाँ पे क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सोशलिज्म के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जो रिच पुअर का गैप है वो खत्म हो जाएगा। अब ये जो मैंने कहानी सुनाई है ये बहुत जरूरी है, जहाँ पे भी कार्ल मार्क्स, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म पढ़ो या कैपिटलिज्म का क्रिटिसिज्म हो, यही चीजें लिखते हैं ना, बस बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो इंटरनेशनल रिलेशंस को भी इकोनॉमी और क्लास स्ट्रगल के लेंस से ही देखते हैं। ये कह रहे हैं, इट सेज द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर, पावरफुल एंड वीक, एंड दिस शेप्स ऑल ग्लोबल रिलेशंस, यानी कि जो दुनिया है बटी हुई है रिच और पुअर के बीच में, पावरफुल और वीक के बीच में, और इसी तरीके से जो रिलेशंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस, वो शेप हो रखे हैं। अभी कह रहे हैं इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स, और ये कार्ल मार्क्स के आइडिया के ऊपर बेस्ड है क्या, मार्क्सिस्ट अप्रोच, और ये उन्हीं के नाम पे रखी गई है, इकलौती थ्योरी है, ये इकलौती अप्रोच है जो किसी थिंकर के नाम पे ही रखी गई है, ठीक है। फर्स्ट है इकोनॉमिक बेसिस ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि मार्क्सिस्ट बिलीव दैट द इकोनॉमिक सिस्टम डिसाइड्स हाउ कंट्री बिहेव, यानी कि यहाँ पे मार्क्सिस्ट अप्रोच में ये बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना वो डिसाइड करेगा कि कौन सी कंट्री कैसा बिहेव करेगी, यानी कि जिसके पास ज्यादा वेल्थ है, जिसकी अच्छी हेल्थ है, अब यहाँ पे हेल्थ मतलब वो तबीयत नहीं, यानी सारी चीजें मिला के है ना, हर एस्पेक्ट जो कंट्री का होना चाहिए, तो वो कंट्री डिसाइड करेगी कि बाकी कंट्री कैसे बिहेव करेंगी। यानी कि रिच कंट्रीज डोमिनेट, पुअर वंस टू कीप कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एंड मार्केट, यानी कि जो रिच कंट्रीज है वो डोमिनेट करेगी पुअर कंट्रीज के ऊपर, कैसे, उनके रिसोर्सेज और उनके मार्केट्स का कंट्रोल लेके, ठीक है। नेक्स्ट है डिवीजन बिटवीन रिच एंड पुअर कंट्रीज, ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब ये इन्होंने बताया कि जो दुनिया है वो बटी हुई है, अब जो रिच कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं उन वो है कोर यानी कि नॉर्थ कंट्रीज, और जो पुअर डेवलपिंग कंट्रीज है वो है पेरिफेरी यानी कि साउथ। अभी कह रहे हैं रिच नेशन एक्सप्लॉइट पुअर नेशन थ्रू ट्रेड, लोन एंड ग्लोबलाइजेशन, अभी जो अमीर देश है ये गरीब देशों को एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे, या तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से, या फिर तो ट्रेड, या फिर उनको ऐसा भारी भरकम से लोन दे देंगे और उसके बाद फिर उनकी मार्केट, उनकी इकोनॉमी, उनकी पॉलिटी, हर एक चीज ये लोग क्या करेंगे, कंट्रोल में ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंपेरियलिज्म एंड एक्सप्लॉइटेशन, मार्क्सिस्ट से modern imperialism continues through economic control, not just military power. For example, multinational companies use cheap labor in poor countries for profit. ये कह रहे हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जो एमएनसीज होती हैं, ये क्या होता है, जानबूझ के पुअर कंट्रीज के अंदर जाती हैं जहाँ पे इनको प्रॉफिट ज्यादा हो और वहां पे इनको लेबर बहुत चीप में मिल जाए, है ना, बहुत सस्ता मजदूर मिल जाए, क्योंकि देखो ये ऐसी कंट्री में जाते हैं बेसिकली जहाँ पे आप देखो कि अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, जहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई है, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि लोगों ने यूनियन बना ली और उनके खिलाफ खड़े हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास स्ट्रगल एट द ग्लोबल लेवल, ये बोलते हैं कि फाइट है बिटवीन रिच एंड पुअर विद इन कंट्रीज, जो रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज है उनके बीच में फाइट चल रही है, एक स्ट्रगल चल रहा है रिच और पुअर नेशंस के बीच में इस वर्ल्ड सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो इनका दुनिया को देखने का नजरिया क्या है कि ये दुनिया बस लड़ रही है, कौन लड़ रहा है, रिच कंट्रीज लड़ रही है, किससे, पुअर कंट्रीज से। रिच कंट्रीज क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है पुअर कंट्रीज को। अब क्रिटिसिज्म क्या है कैपिटलिज्म का, ये बोलते हैं ये हर चीज को सिर्फ एक ही लेंस से नहीं देख सकते, और वो लेंस क्या है, वो लेंस है क्लास स्ट्रगल यानी अमीर और गरीब का, और इकोनॉमी का, कैपिटलिस्ट यानी सोशलिज्म।
ये हर चीज को एक ही लेंस से नहीं देख सकते, है ना। ये बोलते हैं कि और भी इंटरनेशनल रिलेशंस में चीजें हैं, हर चीज को आप कैसे हटा के सिर्फ एक ही चीज को देख सकते हो कि कैपिटलिज्म को हटाना है ना। अब गोल क्या है मार्क्सिस्ट अप्रोच का? गोल ये है बस एक ऐसी दुनिया बनाना जहाँ पे कोई किसको कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई कंट्री रिच नहीं है, कोई कंट्री पुअर नहीं है, सारी कंट्रीज इक्वल हैं और सब पावरफुल हैं, सब वेल्दी हैं, राइट। टू क्रिएट अ मोर इक्वल एंड जस्ट वर्ल्ड वेयर वेल्थ एंड पावर आर शेयर्ड फेयरली, नॉट कंट्रोल्ड बाय अ फ्यू। पीस थ्रू इक्वालिटी। अभी कह रहे हैं ट्रू पीस आएगा जब ये जो इकोनॉमिक इनजस्टिस है ये खत्म होगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी खत्म होगी। और ये कैसे होगी? मिलिट्री पावर से नहीं, डिप्लोमेसी से होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द न्यू रेडिकल अप्रोच टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस। न्यू रेडिकल अप्रोच क्या है? मार्क्सिज्म की ही थोड़ी प्रो फॉर्म है, थोड़े से चेंजेस है। अब ये जो न्यू रेडिकल अप्रोच है ना, ये एक ऐसी फॉर्म है मार्क्सिस्ट अप्रोच की जिसमें ये बात करते हैं कि अगेन वही कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, उनमें से फोकस किया जाता है इकोनॉमी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पावर और डोमिनेशन के ऊपर। यानी ये भी वही कह रहे हैं कि आज के टाइम पे जो रिच कंट्रीज हैं, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, वो क्या कर रही हैं, वो पुअर कंट्रीज को क्या कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है, उनके ऊपर डोमिनेट कर रही है, ठीक है। It says that even after colonialism ended, rich countries still control poor countries through economic and political system. ये कह रहे हैं कि colonialism का जो concept है देखो वो खत्म हो गया, उसके बाद भी जो rich countries हैं ये भी poor countries को क्या कर रही हैं, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली उनके ऊपर कंट्रोल रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट आइडिया। ये कह रहे हैं जो न्यू रेडिकल्स होते हैं दे एग्री विद मार्क्सिस्ट दैट द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर नेशंस बट दे अपडेट द थ्योरी फॉर द मॉडर्न ग्लोबलाइज्ड एरा। अब ये कह रहे हैं कि ये सेम मार्क्सिस्ट वाली ही थिंकिंग है इनकी, बट इन्होंने समय के साथ साथ बढ़ते हुए इनकी जो थियोरी है या इनकी जो अप्रोच है उसको थोड़ा सा और इसमें चीजें ऐड कर दी हैं, अपडेट कर दी है, ठीक है। वो क्या है अपडेट, हम देखते हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक डोमिनेशन कॉन्टिन्यूस, यानी कह रही है कि अभी भी रिच कंट्रीज यानी नॉर्थ कंट्रीज और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो एक्सप्लॉइट कर रही हैं पुअर कंट्रीज को, साउथ के कंट्रीज को, ट्रेड के थ्रू, लोन्स के थ्रू, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। न्यू कॉलोनियलिज्म का मतलब है कि इवन द कॉलोनीज आर फ्री नाउ। अब जो भी कॉलोनीज थी उन वो हर देश जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ था, कंट्रोल रखा हुआ था, वो सब अब फ्री हैं। पुअर कंट्रीज आर स्टिल कंट्रोल्ड इनडायरेक्टली बाय पावरफुल नेशन, दिस इज कॉल्ड न्यू कॉलोनियलिज्म। यानी कि अब जो पहले के टाइम पे से कॉलोनीज थी ऐसे नहीं है, बट स्टिल अभी भी जो पुअर कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनको जो रिच कंट्रीज हैं वही कंट्रोल कर रही है, या फिर जो पावरफुल नेशन है वही कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है कंट्रोल थ्रू द वर्ल्ड बैंक, IMF एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ये सभी इनको कंट्रोल कर रहे हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी, ये कह रहे हैं पुअर कंट्रीज डिपेंड ऑन रिच वंस फॉर टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड मार्केट एंड दिस डिपेंडेंसी कीप्स देम वीक एंड अंडरडेवलप्ड। यानी कि एक बार क्या होगा, जो पावरफुल नेशन है वो देखेंगे अच्छा ये फलाना फलाना जो भी कंट्री है ये काफी पुअर है, हम इनको थोड़ा लोन दे देते हैं, उसके बाद क्या होगा, हम इनको अपने कंट्रोल में ले लेंगे। और फिर ऐसा ही होता है, जो पुअर कंट्रीज हैं वो भी ऐसे आगे बढ़ जाती हैं कि भाई वाह टेक्नोलॉजी आ रही है, कैपिटल मिल रहा है, मार्केट्स में कुछ एडवांसमेंट देखने को मिल रहा है, फिर कुछ भी, और उसके बाद क्या होगा, ये डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी और एक टाइम पे आके वो बहुत वीक हो जाएंगे और अंडर डेवलप्ड हो जाएंगे। और फिर जो दूसरा देश है फिर वो उसको एक कठपुतली की तरह अपने हिसाब से यूज करेगा। जैसे लोन होता है ना, एक बार इंसान लोन के चक्कर में फंस जाए तो हर चीज की EMI और लोन भरने के लिए तैयार, बस ऐसे ही यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। न्यू रेडिकल्स बोलते हैं ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ये भी सिर्फ जो रिच कंट्रीज है उनके इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, पुअर कंट्रीज से इनका भी कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ग्लोबल इनइक्वालिटी, ये फोकस करते हैं कि जो रिच और पुअर का गैप है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर और ज्यादा इनजस्टिस और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। तो अब गोल क्या है? गोल है टू बिल्ड अ फेयर वर्ल्ड सिस्टम, एक फेयर वर्ल्ड सिस्टम को बनाना, बिल्ड करना, जहाँ पे जो पुअर नेशंस है वो इंडिपेंडेंटली और इक्वली डेवलप होंगे, ठीक है। ये सारी अप्रोचेस हम इस वीडियो में कर रहे हैं, ठीक है। तो हर अप्रोच याद रखना। पहले कौन सी पढ़ी थी हमने? लिबरल, फिर न्यू लिबरल, फिर रियलिज्म, ठीक है, फिर न्यू रियलिज्म, रियलिस्ट, उसके बाद मार्क्सिस्ट, है ना, और अब न्यू रेडिकल। अब एक्सप्लेन द पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच। अब ये सबसे अच्छी अप्रोच है, ठीक है, पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच। अब ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच है ना, ये अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ना, ये उन सब के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, यानी कि द पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच चैलेंजेस क्वेश्चंस द ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टडीइंग हायर। ये कह रहे हैं ये अभी तक जितने भी हमने अप्रोच पढ़ी हैं क्या वो सब सही है?
क्योंकि एक तरीके से तो वो लोगों का नजरिया है ना, और इस दुनिया में तो इतने करोड़ लोग हैं, हर करोड़ इंसान का अलग नजरिया है दुनिया को, हर चीज को देखने का। तो ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं ये हर अप्रोच के ऊपर चैलेंज करते हैं, हर अप्रोच को क्वेश्चन करते हैं। It says there is no single truth or fixed way to understand world politics. ये कहते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको एक ट्रुथ या फिर फिक्स्ड वे नहीं है जिसको आप यूज करो, राइट? कि आप पूरी दुनिया सिर्फ लिबरल अप्रोच से देख रही है, नहीं, रियलिस्ट वाले भी हैं, मार्क्सिस्ट वाले भी हैं, और भी दुनिया भर के हैं, ठीक है? ये कह रहे डिफरेंट पीपल एंड ग्रुप सी द वर्ल्ड इन डिफरेंट वेज। हर व्यक्ति, हर ग्रुप, हर इंसान का अपना खुद का व्यू पॉइंट है, उसका अपना खुद का देखने का नजरिया है दुनिया को, और वो डिपेंड करता है हमारे आइडियाज, कल्चर और लैंग्वेज के ऊपर। मेरी लैंग्वेज कुछ है, मेरा कल्चर कुछ है, मेरे आइडियाज कुछ है, तो फिर मैं अपने हिसाब से दुनिया को देखूंगी ना कि अच्छा ये चीज हो रही है, ये नहीं हो रही है। अब सामने वाले की लैंग्वेज, कल्चर, आइडिया अलग है, वो अपने हिसाब से दुनिया को देख रहा है। जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं, जिस कल्चर में हम पैदा हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हमारे आइडियाज हैं, वैल्यूज हैं, नॉर्म्स है, लैंग्वेज है, उस हिसाब से हम दुनिया को देखते हैं, ठीक है? तो कोई एक ऐसे कोई ट्रू थ्योरी नहीं है। सो फर्स्ट पॉइंट यही है, रिजेक्ट्स वन ट्रू थ्योरी। पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि कोई ऐसे सिंगल थ्योरी नहीं है, रियलिज्म, लिबरलिज्म कुछ ऐसी, जो कि पूरे तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस को क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके कि भाई हाँ ये बिल्कुल ट्रू थ्योरी है, इसके हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशंस है। ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मैं एक सिंगल वर्ड भी दे दूं ना, जस्टिस, आप सबके लिए जस्टिस क्या है आप कमेंट करना, तो देखना हर इंसान का जो कमेंट है वो अलग होगा जस्टिस को लेके, ठीक है? अभी कह रहे हैं एवरी थ्योरी शोज ओनली वन साइड ऑफ स्टोरी। इंटरनेशनल रिलेशंस की जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी अप्रोचेज हैं, वो सब सिर्फ एक साइड दिखाती है। तो अगर लाख लोगों को खड़ा करो तो लाखों साइड दिख जाएंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की, ठीक है? अगला ये कह रहे हैं फोकस ऑन लैंग्वेज एंड आइडियाज। इनका मानना है कि द वे वी टॉक, द वे वी राइट अबाउट वर्ल्ड पॉलिटिक्स शेप्स हाउ वी अंडरस्टैंड इट। जैसा हम समझते हैं वैसा हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, है ना? जैसे कुछ वर्ड्स हैं, सिक्योरिटी, एनिमी, पावर, हर किसी के लिए इसका अलग मतलब है। किसी के लिए पावर का मतलब हो सकता है कि बहुत सारे पैसे कमाना, किसी के लिए पावर का मतलब है कोई पोजीशन मिलना, किसी के लिए पावर का मतलब है इलेक्शंस के अंदर टिकट मिलना, किसी के लिए पावर का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए, है ना? किसी के लिए पावर का मतलब है सुपरमैन वाली शक्तियां आ जाए, हनुमान जी की शक्तियां आ जाए, है ना? तो हर किसी के लिए पावर, एनिमी और सिक्योरिटी का जो मतलब है वो अलग है। अगला है क्रिटिसिज्म ऑफ पावर एंड नॉलेज। ये बोलते हैं कि जो पावरफुल कंट्रीज है ना, ये चाहती हैं कि सब इनके हिसाब से चलें, और जिसे ये ट्रुथ कह रहे हैं ना, सब उसे ही ट्रुथ बोलें। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं वो आए इसलिए हैं ताकि वो जो हिडन मीनिंग्स हैं उनको अनकवर कर सके, राइट? Powerful countries control not just politics but also knowledge and idea. They decide what is called truth. And postmodernists try to uncover hidden meanings and biases in political language. Political language में जो biases है, ये जो rich countries control करना चाहती हैं हर किसी के mind के ऊपर भी, thoughts के ऊपर, ideas के ऊपर, उसको ये रोकने आए हैं, ठीक है? Voice of the weak, यानी कि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं ये उन सभी की आवाज है जो खुद के लिए नहीं बोलते, यानी कि they want to include the voice of women, minorities, poor countries that are often ignored in mainstream IR theory। जिन लोगों को इग्नोर कर दिया जाता है ये उन सभी की वॉइस है। नेक्स्ट है फोकस ऑन डाइवर्सिटी। ये कहते हैं कि दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, द वर्ल्ड इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड फुल ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। ये दुनिया जो है वो बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग एक्सपीरियंस से भरी है। तो हमें किसी एक पर्सपेक्टिव को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें अपने तरीके से ही दुनिया को देखना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है अगेंस्ट ग्रैंड थ्योरीज। तो अभी तक जो हम ग्रैंड थ्योरीज पढ़ते आ रहे थे ना, ये बिल्कुल उसके खिलाफ है। ये बोलते हैं भाई इस दुनिया में छोटी छोटी चीजें देखो, उनको समझो। इसको कुछ ऐसे समझो कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो जरूरी नहीं है कि आप लोग जब भी सामने मिलोगे तो आप बात करोगे कि अच्छा अमेरिका के साथ ये डील हो रही है, बात हो रही है, अच्छा ये टैक्स लग रहे हैं, अच्छा इस बड़े देश के साथ ये हो रहा है, उन दोनों के बीच में आपस में ग्राह्य हो रहा है। नहीं, आप छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर भी बात कर सकते हो। तो ये कह रहे हैं दे अपोज बिग एंड यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन एंड इंस्टेड, ये क्या करते हैं, दे स्टडी स्मॉल, लोकल एंड एवरीडे रियलिटीज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है? अब गोल क्या है पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच का? टू मेक IR मोर ओपन, IR इंटरनेशनल रिलेशंस को ज्यादा ओपन रखना, इंक्लूसिव बनाना और सेंसिटिव बनाना इन डिफरेंट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द फेमिनिस्ट अप्रोच टू स्टडी IR। अब बात करते हैं फेमिनिस्ट अप्रोच की, यानी कि अब हम दुनिया को देखेंगे विमेन्स के व्यू से, ठीक है? ये कह रहे हैं the feminist approach studies international relations from the viewpoint of women. It says that traditionally IR mainly talks about men, power and war and ignores women's experience and role. अब देखो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि women's का ये कहना है, जो फेमिनिस्ट है उनका ये बोलना है कि जब भी हम IR की बात करते हैं
तो हम हमेशा मेन, पावर, वॉर इन सब की बात करते हैं, बट व्हाट अबाउट विमेन्स एक्सपीरियंसेस एंड देयर रोल्स इन IR? हम विमेन्स के एक्सपीरियंस और रोल की बात क्यों नहीं करते, है ना? फेमिनिस्ट चाहते हैं कि IR की जब हम बात करें तो हम इसको इक्वल, फेयर और ह्यूमन सेंटर्ड बनाएं, यानी कि इक्वली हम बात करें। यहाँ पे मेंस की बात कर रहे हैं तो हम विमेन्स की भी बात करें, फेयरनेस आए। फर्स्ट ये बोल रहे हैं क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेडिशनल IR, यानी कि ट्रेडिशनल थ्योरीज जो हैं जैसे कि रियलिज्म और लिबरलिज्म, ये सब। अगर बात करें रियलिज्म की, तो रियलिज्म के अंदर हम बस देखते हैं कि स्टेट्स क्या है, कंपटीशन में है, मिलिट्री गेन में है और पावर ज़्यादा मैक्सिमाइज करने में है। तो यहाँ पे हर जगह मेल डोमिनेटेड आइडियाज़ की अगर बात हो रही है, बट अगेन विमेंस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो फेमिनिस्ट सेज दिस व्यू हाइड्स विमेंस कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉब्लम। ये कह रहे हैं कि जो विमेंस का कंट्रीब्यूशन है और जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं उन सभी को हाइड कर दिया जाता है। एक एग्जांपल बताती हूँ, बुक में दिया हुआ है कि जो विमेन्स होती है ना, जब जैसे वॉर या कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, अब जो मेन्स होते हैं उनको तो जो दुश्मन होते हैं, है ना, जो एनिमी होते हैं, वो आके सीधा मार देते हैं, है ना, शूट कर देते हैं, कैसे भी मतलब मार देते हैं। बट जो विमेन्स और चिल्ड्रंस होते हैं उनको स्लेव बना के रखा जाता है। स्पेशली जो विमेन्स होती हैं उनको सेक्सुअली हैरेस किया जाता है, रेप किया जाता है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, डेथ होती हैं, उनको स्लेव्स बना के रखा जाता है, केयर टेकर के तौर पे रखा जाता है, ये सारी चीजें, ठीक है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो फिर क्या होता है कि विमेन्स को ये सभी फेस करना पड़ता है, बट मेन्स को क्या होता है कि बस सीधा आए और जान से मार दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इनका ये कहना है। नेक्स्ट है फोकस ऑन जेंडर। ये बोल रहे हैं कि जो फेमिनिस्ट है वो चाहते हैं कि बीइंग अ मेल और फीमेल, जिस तरीके से वर्ल्ड को पॉलिटिक्स किया जाता है, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका ये क्वेश्चन है, हाउ डू इंटरनेशनल इवेंट्स अफेक्ट मेन एंड विमेन डिफरेंटली, कि कैसे हम इंटरनेशनल इवेंट्स में सिर्फ मेन की बात करते हैं, तो क्या मेन और विमेन्स को डिफरेंटली ये जो इवेंट्स हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स अफेक्ट करते हैं। क्योंकि ये बात करते हैं नेक्स्ट में विमेन एंड वॉर की, यहाँ पे ये हाईलाइट करते हैं वॉर के बारे में, जहाँ पे जो विमेन और चिल्ड्रन है वो ज्यादा सफर करते हैं, उनको एज अ रेफ्यूजी, विक्टिम और केयर टेकर्स के तौर पर रखा जाता है। उसके बाद भी जब पीस टॉक्स होते हैं या फिर कुछ भी, तो इनकी आवाज हमें रेयरली वहां पे सुनने को मिलती है, ठीक है। विमेन इन पीस एंड डिप्लोमेसी, यहाँ पे ये फेमिनिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर इनका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जिससे कि सोसाइटी और ज्यादा पीसफुल और कोऑपरेटिव होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि दे शो हाउ ग्लोबल ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफन एक्सप्लॉइट विमेन्स लेबर स्पेशली इन पुअर कंट्रीज। अभी कह रहे हैं पुअर कंट्रीज में जो ग्लोबल ट्रेड एंड डेवलपमेंट है वहां पे जो विमेन्स लेबर है उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है वहाँ पे जो कुछ विमेन होते हैं, जैसे मान लो ईंट की भट्टी भी अगर हो गई या फिर कंस्ट्रक्शन साइट हो गई कुछ और, ठीक है, घर वर बन रहा हो या फैक्ट्री बन रही है, कुछ भी हो, तो वहाँ पे कोई ना कोई तो आपको पक्का एक ऐसी लेडी दिख जाएगी जिसने कपड़े से अपने छोटे से, बहुत छोटे से बेबी को, चाइल्ड को खुद से बांधा हुआ होता है, कमर से या फिर पेट से, है ना, ऐसे कपड़े से बांध लेते हैं। नेक्स्ट है एवरीडे लाइफ मैटर्स। Feminist says international politics is not just about leaders and armies. It also affects the ordinary people's daily life like job, education, security. तो feminist approach में ये बोलते हैं कि क्यों इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमेशा लीडर्स, आर्मीज के बारे में बात करें। और भाई और भी चीजें हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, जॉब है, एजुकेशन है, सिक्योरिटी है ना। तो फेमिनिस्ट अप्रोच का गोल क्या है, टू मेक इंटरनेशनल रिलेशंस मोर जस्ट, इक्वल एंड पीसफुल बाय रिकॉग्नाइजिंग बोथ मेन्स एंड विमेन्स पर्सपेक्टिव। ये बस कह रहे हैं कि हर चीज को मेन और विमेन दोनों के पर्सपेक्टिव से देखो, तो ज्यादा इक्वल और ज्यादा जस्ट और ज्यादा पीसफुल रिलेशंस रहेंगे, ठीक है। चलो अब अप्रोचेस खत्म हुई। नेक्स्ट है डिस्कस द लिंकेजेस बिटवीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डेवलपमेंट को हम एक साथ लेकर जा सकते हैं, ठीक है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है। देखो मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, चाहे तो एनवायरमेंट और डेवलपमेंट दोनों को एक साथ ले जाया जा सकता है, बट ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है या फिर मैंने ऐसा क्यों कहा वो हम आगे अभी देखते हैं। ये कह रहे हैं डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूविंग पीपल्स लाइफ, यानी डेवलपमेंट का मतलब है लोगों की जिंदगी को इम्प्रूव करना, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना, आसान बनाना। अब उसमें आप इंडस्ट्रीज बिल्ड कर रहे हो, रोड्स बना रहे हो, सिटीज बना रहे हो, लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का मतलब होता है नेचर को सेव करना, जैसे कि फॉरेस्ट, वाटर, एयर और वाइल्ड लाइफ। दोनों ही जरूरी हैं और दोनों ही को हमें साथ लेके चलना पड़ेगा फॉर लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। अब ये लिंक कैसे हैं,
डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन नेचर, डेवलपमेंट डिपेंड्स है नेचर के ऊपर, यानी कि जो इंडस्ट्रीज है, फार्मिंग है, सिटीज है, हर जगह आप नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो, लैंड जिस पे आप रह रहे हो, वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट, यानी आप किसी भी सेक्टर में देख लो, हर जगह नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल आप कर रहे हो, ठीक है। विदाउट ए हेल्दी एनवायरमेंट डेवलपमेंट कैन नॉट कंटिन्यू, जब तक एक एनवायरमेंट हेल्दी नहीं होगा डेवलपमेंट नहीं हो सकती। आज आपने 1000 लाख पेड़ काट के बड़ी बड़ी कंपनी इंडस्ट्री खड़ी कर दी, बट आगे जाके जब एक टाइम आएगा जब आप ओवर यूज करके नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर दोगे, फिर क्या होगा, फिर कैसे डेवलपमेंट होगी, फिर तो आपका सारा काम रुक जाएगा, है ना। तो हेल्दी एनवायरमेंट के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकती। सेकेंड है ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज कॉज प्रॉब्लम। आप जब नेचर को बहुत ज्यादा ओवर यूज करते हो, आप नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज करते हो फास्ट डेवलपमेंट के लिए, तेजी से डेवलपमेंट के लिए, तो क्या होगा, पोल्यूशन होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा और क्लाइमेट चेंज आपको फेस करना पड़ेगा, जो कि इकोनॉमी और पीपल दोनों को ही बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाएगा। और दिल्ली में जो लोग रहते हैं उन्हें पता है पोल्यूशन क्या होता है, राइट। अभी कह रहे हैं नीड फॉर बैलेंस, बैलेंस की जरूरत है। वी मस्ट बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद प्रोटेक्टिंग नेचर। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है, डेवलपमेंट जरूरी है, दिल्ली में मेट्रो का आना जरूरी है, ट्रैफिक खत्म होगा, क्या पता थोड़ा पोल्यूशन भी कम हो जाए, है ना, और आप इजीली कहीं भी जा सकते हो, सेफ्टी है और काफी सारी चीजें हैं। बट उस मेट्रो का रूट ही वही क्यों चुनते हैं जहाँ पे इनको हजारों पेड़ काटने होते हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं बैलेंस की जरूरत है इकोनॉमिक ग्रोथ और नेचर को प्रोटेक्ट करने की, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि आप आज के टाइम में रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करो कि आने वाली जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, यानी कि आज के टाइम पे आप पेट्रोल को खत्म कर दोगे जिसको बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं, तो आने वाली जनरेशन को पता ही नहीं होगा कि पेट्रोल क्या है, राइट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली सो दैट फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो गेट व्हाट दे नीड, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ कोयल, ठीक है। नेक्स्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सपोर्ट्स डेवलपमेंट। ये बोल रहे हैं कि अगर क्लीन एयर, सेफ वाटर, फर्टाइल सॉइल रहेगी तो वो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाएगी और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट क्रिएट्स ग्रीन जॉब एंड न्यू इंडस्ट्री। अगर हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर ग्रीन जॉब्स मिलेंगी और नई नई इंडस्ट्रीज भी बनेंगी। गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स ये कह रहे हैं, जैसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हर कंट्रीज के, ठीक है, और एजेंडा 21 है, तो ये कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स हैं जहाँ पे बात हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, या फिर जहाँ पर बात हुई थी डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को एक साथ लेके चलने की। नेक्स्ट है पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। हर किसी को एनर्जी सेव करनी चाहिए, ट्रीज प्लांट करने चाहिए और वेस्ट को रिड्यूस करना चाहिए। अब वेस्ट रिड्यूस करने का मतलब ये नहीं कि अगर आप इंडिया गेट घूमने जा रहे हो तो वहां का ओहो कितना कूड़ा है, आप वहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान छेड़ दो, झाड़ू लगाना शुरू कर दो, नहीं। बट आप जो भी वहाँ पे कूड़ा कचरा कर रहे हो, आप एटलीस्ट उसको पॉली बैग में रख के और पॉलीथीन में रख के, या तो उधर ही डस्टबिन होते हैं आप वहाँ पे फेंक दो। अगर वो पूरा भरा हुआ है तो उसके साइड में फेंकने की जगह है कि बाद में आके ये साफ हो ही जाएगा, आप उसको अपने घर ले जाओ, वहाँ पे भी तो डस्टबिन है, वहाँ पे डाल दो, है ना। तो हाँ, सो डेवलपमेंट सक्सीड्स ओनली व्हेन सिटीजन केयर फॉर नेचर। तो डेवलपमेंट तभी होगी जब हम नेचर की केयर करेंगे। इसका एक और एग्जांपल देती हूँ। कोशिश करती है कहीं ना कहीं सरकार भी कि चीज़ों का अच्छा बनाया जाए। बहुत ही रिलेटेबल से एग्जांपल अगर दूँ तो दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास एक हनुमान मंदिर है, ठीक है, अगर आप दिल्ली के आसपास के आपने सुना होगा, ठीक है, मरघट वाले बाबा। तो वहाँ की जो दीवार है ना, उसको बहुत सुंदर सा बनाया गया, वहाँ पे भगवान जी की पेंटिंग बनाई गई और काफी सारी और चीजें बनाई गई, है ना। बट लोगों ने वहाँ पे भी क्या किया, उसको खराब कर दिया, गंदे हाथ लगा के, या फिर वहाँ पे यही पूरा वो स्पिट करके, है ना, गुटखा वगैरह से पूरा वो खराब कर दिया। ऐसे मैंने देखे हैं, कुछ हाईवेज ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाए गए हैं, सब कुछ, बट वहाँ पे भी लोगों ने क्या किया, उनको खराब कर दिया। तो डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट तभी साथ में जाएंगे जब हम और आप सब मिलके क्या करेंगे, नेचर की केयर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एग्जामिन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस। इसको मैं ब्लेम गेम बोलती हूँ। क्यों बोलती हूँ? अब यहाँ पे क्या है कि नॉर्थ कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी रिच कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज है, बट वो डेवलप कैसे हुई हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूज करके, ठीक है, यानी पोल्यूशन वगैरह करके।
अब जब साउथ की कंट्रीज की बारी है, साउथ की कंट्रीज कौन है, पुअर कंट्रीज, अब इनकी बारी है डेवलपमेंट की और आगे बढ़ने की। अब जब ये ओवर यूज कर रही है नेचुरल रिसोर्सेज का तो और ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ यहाँ पे साउथ को ब्लेम करता है कि तुम इको फ्रेंडली आगे जो है डेवलपमेंट करो और सब कुछ, मतलब एनवायरमेंट मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना करो, एनवायरमेंट का ध्यान रखते हुए डेवलपमेंट करो, ठीक है। साउथ की कंट्रीज कहती है नॉर्थ को कि भाई तुम तो चुप रहो क्योंकि कर धरे तो तुम्हारा, ये पोल्यूशन तो इतना तुमने किया है। तो यहाँ पे ब्लेम गेम चलता रहता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। The North-South divide means the difference between developed countries and developing countries. North-South divide का मतलब है डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच का जो डिवीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, अनइक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना नॉर्थ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ना साउथ। और रिसोर्सेज की बात करें तो दोनों ही नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूज किया है। बट अब पता है होता क्या है कि नॉर्थ के जो देश है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप हैं, तो ड्रॉट फ्लड या फिर कोई भी ऐसे क्राइसिस आता है तो वो उसे डील कर लेगी, उनके पास टेक्नोलॉजी है, मनी है, पावर है। बट साउथ की कंट्रीज जिन्होंने इतना ज्यादा पोल्यूशन करा भी नहीं है या करा भी है तो अब ये ज्यादा सफर कर रही है, ठीक है। फर्स्ट है अनइक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन। जो डेवलप्ड कंट्रीज है, नॉर्थ की कंट्रीज है, उन्होंने ज्यादा पोल्यूशन किया है, ज्यादा क्लाइमेट चेंज उनकी वजह से हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है, साउथ की कंट्रीज है, उन्होंने बहुत ही कम उनके हिसाब से कंट्रीब्यूट किया है पोल्यूशन में, लेकिन ज्यादा जो इफेक्ट पड़ रहा है, हो रहा है, वो इनको हो रहा है। किसको, साउथ को। अगला है अनइक्वल इम्पैक्ट, यानी कि जो पुअर कंट्रीज हैं वो ज्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं, जैसे कि फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया है ना, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, लॉस ऑफ क्रॉप ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और वहीं पे जो रिच कंट्रीज हैं, करा ज्यादा उन्होंने है पोल्यूशन, बट स्टिल उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी है और मनी है टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब ये जो नॉर्दर्न कंट्रीज हैं वो रिच ऐसे ही बनी है, नेचुरल रिसोर्सेज को सदियों से इस्तेमाल करती आ रही हैं। साउदर्न कंट्रीज तो अभी भी स्ट्रगल ही कर रही हैं पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट से, तो इजीली वो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इको फ्रेंडली से मेरे को एक चीज और याद आई कि जो नॉर्मल पटाखे होते हैं, राइट, जो नॉर्मल फायर क्रैकर्स होते हैं जो हम दिवाली पे फोड़ते हैं, उनमें क्या होता है कि नो डाउट धुआं होता है, ठीक है, बट उनमें आवाज बहुत तेज होती है ना। बट ये जो ग्रीन पटाखे होते हैं ना, इसमें आवाज लगभग नहीं होती है, बट इनमें धुआं इतना ज्यादा होता है, तो मुझे तो नहीं पता कि वो कैसे ग्रीन है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो साउथ की कंट्रीज हैं ये कैसे इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तो उसको इजीली अफोर्ड कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो पुअर है। तो ये क्या करते हैं, नॉर्थ की कंट्रीज से हेल्प मांगते हैं। अब है कॉन्फ्लिक्ट ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नॉर्थ कहते हैं कि सारे जो देश है, सारी जो कंट्रीज है, उनको मिलके पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए। साउथ की कंट्रीज कहती हैं कि भाई नॉर्थ के ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉर्थ शुड टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे कॉज्ड मोर डैमेज, क्योंकि ज्यादा नुकसान तो उन्होंने ही पहुंचाया एनवायरमेंट को, है ना। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड फंड्स। साउथ की कंट्रीज कहती हैं ठीक है हम इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर लेंगे डेवलपमेंट के लिए, एनवायरनमेंट को भी खतरा नहीं होगा, उसके लिए हमें मनी चाहिए, पैसे चाहिए और ग्रीन टेक्नोलॉजी चाहिए, है ना। तो वो किससे मांगती हैं, नॉर्थ से मांगती हैं। तो काफी डिबेट्स और ग्लोबल मीटिंग्स होते हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, जिससे कि इस इशू के ऊपर भी फोकस किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ये कह रहे हैं ऑल कंट्रीज शुड हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, हर देश को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बट जो रिच कंट्रीज है उनको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी वही है पास्ट के पोल्यूशन के लिए। पोल्यूशन एक दिन में तो नहीं हो नहीं जाता, तो ये पास्ट से आ रहा है, यानी कि नॉर्थ कंट्रीज ने करा है। अगला है एनवायरमेंटल जस्टिस, यानी कि साउथ डिमांड करता है क्लाइमेट जस्टिस की, फेयरनेस की, यानी कि नॉर्थ और साउथ ब्लेम गेम खत्म करे और एक साथ मिलके फेयरनेस और इक्वल और जस्टिस के साथ मिलके एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को साथ लेकर जाएं, ठीक है। इन शॉर्ट द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन एनवायरमेंटल क्राइसिस इज मेनली अबाउट हु कॉज द प्रॉब्लम, की प्रॉब्लम करी किसने है, और हु सफर्स द मोस्ट, और सफर कौन कर रहा है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द व्यूज ऑफ महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर एज अ ह्यूमनिस्ट। देखो एक बेसिक सा वो बता देती हूँ, इसके पीछे का कोड जो है इसका वो है, जो महात्मा गांधी हैं वो नेशनलिज्म के ऊपर विश्वास रखते हैं, ट्रुथ अहिंसा के ऊपर इस्तेमाल नहीं विश्वास रखते हैं, राइट। और आप कह सकते हो कि नॉन वायलेंस है ना, अहिंसा हो गया, ट्रुथ और मॉरल वैल्यूज, इन सब के ऊपर विश्वास रखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर नेशनलिज्म के बिल्कुल खिलाफ है, बाउंड्रीज बॉर्डर्स के बिल्कुल खिलाफ है, ये आर्ट और क्रिएटिविटी के ऊपर विश्वास रखते हैं, ठीक है।
ह्यूमनिज्म का मतलब होता है व्हेन यू बिलीव इन वैल्यू, डिग्निटी एंड गुडनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। जब आप बिलीव रखते हो वैल्यू, डिग्निटी और गुडनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी जब आप लव, पीस और फ्रीडम के ऊपर फोकस करते हो, राइट। महात्मा गांधी एज अ ह्यूमनिस्ट पढ़ेंगे, फिर हम रविंद्रनाथ टैगोर एज अ ह्यूमनिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ें। सो मैन एज ए मॉरल बीइंग, गांधी जी का मानना था कि जो ह्यूमंस हैं उनको ट्रुथ और नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि मॉरल वैल्यूज एक इंसान को ट्रू ह्यूमन बनाती हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट है सर्विस टू ह्यूमैनिटी। गांधी जी बोलते हैं कि हमें लोगों को सर्व करना चाहिए, स्पेशली जो पुअर है या जो सफरिंग है या फिर जो अनेबल हैं कुछ करने के लिए। अगर हम उनको सर्व करते हैं, इसका मतलब हम गॉड को सर्व कर रहे हैं। तो इनका आइडिया है सर्वोदय यानी वेलफेयर ऑफ ऑल। इसका मतलब है कि हम हर किसी को सर्व कर रहे हैं, स्पेशली जो कि अनेबल हैं या फिर जो लीस्ट आप कह सकते हो जिनके पास चीजें हैं, राइट। नेक्स्ट है सिंपल लिविंग एंड इक्वालिटी। गांधी जी सपोर्ट करता है सिंपल लाइफ को, इक्वालिटी को, और क्या बोलते हैं कि हमें सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए इन्होंने दलित को भी हरिजन का नाम दिया था, जिससे कि वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म, यानी कि ये बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमन वेलफेयर को हमें हमेशा कंबाइन करके चलना चाहिए। फॉर हिम लव, कंपैशन एंड ट्रुथ आर द हाईएस्ट ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, बाकी हम बहुत बार ये पढ़ चुके हैं, तो आई होप ये इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। अब है रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखो, ये कहते हैं कि ये बॉर्डर नेशनलिज्म बेकार है, क्योंकि ये आपके मन में द्वेष या हेट लेके आते हैं। क्योंकि अगर आप नेशनलिज्म की बात करते हो तो फिर आप बहुत ज्यादा कह सकते हो आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो अपनी कंट्री से, और आप दूसरी कंट्री से हेट करने लगते हो। तो इनका विश्वास है यूनिवर्सल ब्रदरहुड में, यानी कि पूरी दुनिया में जो भी है सब भाईचारा है सब में, ठीक है। फर्स्ट है फेथ इन ह्यूमन क्रिएटिविटी। टैगोर बिलीव्ड इन द ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये जो टैगोर है ना, ये क्रिएटिविटी, आर्ट, म्यूजिक, एजुकेशन, पोएम, इनकी बात करते हैं। क्योंकि इनकी जो पूरी फैमिली थी, इनकी सिस्टर, इनके कजिन्स, इनके लॉज जो भी थे, मतलब इनके सिस्टर के तो लॉज वगैरह, मतलब हर कोई क्रिएटिव था। कोई आर्ट में, कोई म्यूजिक में, कोई पोएम में, कोई अच्छा स्पीकर था, ये सारी चीजें। तो टैगोर बिलीव्ड इन द ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। आर्ट, म्यूजिक, एजुकेशन हेल्प्स ह्यूमन ग्रो फ्रीली। ये कहते हैं कि सबसे पहले अगर तुम्हें शुरुआत करनी है तो खुद से करो, अपने टैलेंट को जानो, स्किल्स पे ध्यान दो, राइट, और आगे बढ़ो। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इनका मानना है कि जितने भी ह्यूमंस हैं वो सब एक ही फैमिली है, एक ही यूनिवर्सल फैमिली है। किसी को भी रिलीजन, रेस, नेशनैलिटी के बेस पे डिवाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। सब में भाईचारा होना चाहिए। अगला है फ्रीडम ऑफ माइंड, यानी कि बोलते हैं ट्रू ह्यूमैनिटी का मतलब है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। गांधी जी के लिए ट्रू ह्यूमैनिटी है जब आप औरों को सर्व कर रहे हो, सर्वोदय, वेलफेयर ऑफ ऑल। रविंद्रनाथ टैगोर के लिए ट्रू ह्यूमैनिटी है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि जब आपके पास फ्रीडम होगी, आप अपने विचारों को आगे रख सकते हैं, फ्रीडम है आपको एक्सप्रेस करने की, तो फिर क्या होगा, वहां पे वायलेंस नहीं होगी। और साथ ही साथ ये वायलेंस और नेशनलिज्म के भी खिलाफ है, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर ह्यूमैनिटी। इन्होंने शांति निकेतन की शुरुआत करी थी, जिससे कि ये ह्यूमन वैल्यू, पीस और क्रिएटिविटी को आगे बढ़ा सके। मैंने क्या नोट किया है कि हमारी सोसाइटी में जो कुछ लोगों ने चीजें फिक्स कर रखी है, जैसे टीचर, डॉक्टर, लॉयर, पायलट, है ना, जज या पुलिस और प्रोफेसर और बैंकर, मतलब ये जितनी भी चीजें होती है ना बैंक में, इन चीज़ों को ही ऐसे मेन जॉब माना जाता है, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट। बाकी अगर कोई म्यूजिशियन है, कोई कोरियोग्राफर है, या फिर कोई अच्छा कुक है ना, तो इन सबको इतना ऐसे नहीं मानते कि अच्छा ये कर रहे हैं आपका बच्चा, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर इसी चीज़ को सपोर्ट करते थे। शांति निकेतन की शुरुआत भी इसलिए हुई थी ताकि लोग अपने टैलेंट के ऊपर ध्यान दें। वैल्यूज, पीस और क्रिएटिविटी को ये बहुत ज़्यादा मानते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है Analyze the Asian and African approach for regional cooperation. How do they differ from each other? कि एशिया और अफ्रीका की क्या अप्रोच है जिससे कि वो रीजनल कॉपरेशन करते हैं। रीजनल कॉपरेशन यानी अपने आसपास के जो आपके पड़ोसी देश है उनके साथ मिलके आप कैसे आगे बढ़ते हो, क्या इनके अलग अलग अप्रोचेज है। एशियन अप्रोच की बात करें, पहला इकोनॉमिक फोकस, यानी जो एशियन कंट्रीज हैं उन्होंने आसियान और सार्क जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, आप कह सकते हो कि रीजनल ग्रुपिंग्स की हैं, है ना, जिससे कि ये ध्यान दे सके ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, कि जो भी आसियान और सार्क कंट्रीज हैं ये एक दूसरे के ऊपर कभी ट्रेड, टैक्स बैरियर वगैरह ना लगाएं और ट्रेड को इम्प्रूव करें, इन्वेस्ट करें एक दूसरे के देश में, है ना, और एक दूसरे की इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या करें, अपना योगदान दें, ठीक है। बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल टाइज, यानी कि कोऑपरेशन ऑफन
थ्रू बोथ बायलैटरल एग्रीमेंट एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो कंट्रीज है ये या तो 2 देश या 3 देश 4 देश मिलकर काम कर लेते हैं, या फिर ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सब मिलकर काम कर लेते हैं। प्रेगमेटिक एंड ग्रेजुअल, यानी कि यहाँ पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, यानी कि अगर ये यही करते रहेंगे, अच्छा तुम्हारे देश में ये चल रहा है, तुम्हारे देश में ये चल रहा है, तो ये एक दूसरे के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सिर्फ इकोनॉमी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन सब के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, अगला है कंसेंसस बेस्ड। डिसीजंस आर यूजुअली मेड बाय कंसेंसस। ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं, है ना, ट्रेड वगैरह के ऊपर ध्यान देते हैं, इकोनॉमी डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी कॉपरेशन। लेस एम्फसाइजेस ऑन सिक्योरिटी, मोर ऑन इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन, यानी कि ध्यान देते हैं इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन पे, सिक्योरिटी पे कम ध्यान देते हैं। ठीक है, अफ्रीकन अप्रोच में फर्स्ट है पॉलिटिकल एंड सोशल फोकस, यानी कि इनका फोकस होता है पीस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के ऊपर, यानी यहाँ पे ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है। और इनकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि अफ्रीकन यूनियन और इकोवॉस। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्टोरिकल एंड कॉलोनियल कंटेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे जो कॉपरेशन है वो कहीं ना कहीं पास्ट से ही है। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड एड ओरिएंटेड, यानी कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, पॉवर्टी खत्म करने के ऊपर, सोशल वेलफेयर के ऊपर ध्यान दिया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो ज्यादातर यहाँ पे फोकस किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में और दोबारा से रीजन के अंदर पीस लेके आने में, पीस मेंटेन करने में। पैन अफ्रीकन आइडियल, तो ये यूनिटी को प्रमोट करते हैं, भाईचारे को प्रमोट करते हैं, एकता को प्रमोट करते हैं, सॉलिडारिटी को प्रमोट करते हैं अमंग अफ्रीकन कंट्रीज। लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द नेशन स्टेट इन पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड, यानी कि कोल्ड वॉर के बाद जो मेजर चैलेंजेस आए नेशन स्टेट के लिए क्या है। फर्स्ट है ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड बढ़ा, कम्युनिकेशन बढ़ी, ट्रैवल बढ़ा, जिसकी वजह से अब जो देश हैं उनका अपनी इकोनॉमी पे या अपने कल्चर पे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। आप इंडिया में किसी को भी कोरियन नूडल्स या के ड्रामा देखने से या वेस्ट इन्फ्लुएंस होने से, वेस्टर्न कल्चर को अपनाने से कहाँ ही रोक सकते हो, कहाँ ही कंट्रीज का इतना कंट्रोल रह गया है ना। सेकेंड है टेररिज्म एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स, यानी कि अब जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जैसे कि टेररिस्ट ग्रुप, ये एक चैलेंज है, राइट क्योंकि देखो जब 2 देश आपस में लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो हिंट दे देते हैं कि हम कब्जा कर लेंगे तुम पे, या हम लड़ने आ रहे हैं, हमने मिसाइल तैयार कर ली है वो। बट जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं ये कभी भी बता के अटैक नहीं करते, है ना, तो ये एक चैलेंज है। नेक्स्ट है एथनिक एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि जो इंटरनल डिविजन्स है विद इन कंट्रीज, काफी सिविल वॉर्स और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हुए थे पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, कोल्ड वॉर के बाद काफी सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुए थे। ठीक है, हर कोई अलग अलग देशों में बट रहा था। वीकनिंग सोवरेनिटी, तो संप्रभुता खत्म होती है, क्योंकि अब जो कंट्रीज हैं उनका पूरा कंट्रोल तो है नहीं अपनी इकोनॉमी और हर चीज के ऊपर। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी कोऑपरेशन के लिए, UN, WTO और IMF जैसी जो भी ग्लोबल एग्रीमेंट्स हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं लिमिट कर दिया एक नेशन की फ्रीडम को। अब कोई भी देश इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकता ज्यादा, क्योंकि कोई ना कोई सर पे बैठा हुआ है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ग्रुप, कोई पावर, है ना। नेक्स्ट है इकोनॉमिक चैलेंजेस, तो इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉवर्टी, डिपेंडेंसी ऑन ग्लोबल मार्केट अफेक्ट नेशन स्टेबिलिटी। नेशन की स्टेबिलिटी को जो पॉवर्टी है या फिर जो पुअर कंट्रीज हैं वो डिपेंडेंट है रिच कंट्रीज के ऊपर, तो ये भी चैलेंज है। एनवायरमेंटल इश्यूज जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर, क्रॉस बॉर्डर, ये सब भी चैलेंज है। माइग्रेशन, रिफ्यूजी भी चैलेंज है, यानी कि जब लार्ज स्केल में माइग्रेशन होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वहां पे पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है, सोशल इकोनॉमिक काफी सारी चीजें होती है ना। लास्ट है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, यानी साइबर सिक्योरिटी जो थ्रेट है या फिर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम पे। मतलब बहुत ही आसान हो गया है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ देखी थी कि काफ़ी सारे जो लोगों के घर के, हॉस्पिटल्स के, क्लिनिक्स के जो कैमराज हैं वो लीक हो गए हैं, है ना, उनकी फुटेज, या फिर उनको हैक कर लिया गया है। तो फिर ये तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आज के टाइम पे आप क्या ही किस चीज़ को ही प्राइवेट रख सकते हो, है ना। देश की जो भी जानकारी है उनको भी कहीं ना कहीं खतरा ही रहता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने वीडियो पूरी देखी है, तो शेयर करना मत भूलना। हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बहुत सारे लोगों ने कर लिया, जिससे कि आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी स्टडी और टेक।